चल गया ना? कैमरा की क्वालिटी कम कर दो। तो हम यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी यानी समृद्धता के बारे में बात कर रहे थे। तो इसमें से कोई भी 2 पॉइंट लिए, एक तो m1 प्लस आयोटा n1, दूसरा है m2 प्लस आयोटा n2 जो कि कैपिटल J के एलिमेंट्स हैं। अब इन दोनों का हमने सम किया यानी योग किया, तो m1 प्लस आयोटा n1 प्लस m2 प्लस आयोटा n2, इसमें रियल पार्ट रियल में ऐड कर दिया तो m1 प्लस m2 हो गया। आयोटा दोनों में से कॉमन लिया, n1 प्लस n2 यहाँ लिख दिया, तो ये भी J का एलिमेंट होगा क्योंकि m1 m2 और n1 n2 Z के एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब m1 प्लस m2 भी क्या होगा, Z का एलिमेंट होगा। लिख सकते हैं यहाँ फॉर ऑल m1 प्लस m2 कॉमा n1 प्लस n2 बिलोंग्स टू Z। तो ये J का एलिमेंट हो गया, यानी एडिशन के लिए क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए बात करें, m1 प्लस आयोटा n1 इंटू m2 प्लस आयोटा n2, इनका मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बनेगा m1 m2 फिर आयोटा n1 का आयोटा n2 से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर -1 होगा, तो n1 इंटू n2 हो जाएगा, प्लस आयोटा m1 का हम n2 से करें तो m1 n2 प्लस इसी के साथ आयोटा n1 का m2 से करें तो आयोटा कॉमन ले ही लिया है n1 m2, यह भी J में बिलोंग करेगा। ये J में इसलिए बिलोंग करेगा क्योंकि m1 m2 जो भी हैं ये m1 m2 n1 n2 ये क्या है, Z के एलिमेंट हैं। अगर मल्टीप्लाई करें तो भी Z के एलिमेंट होंगे, उनका डिफरेंस लें तो भी Z के एलिमेंट होंगे। फॉर ऑल m1 m2 माइनस n1 n2 कॉमा m1 n2 माइनस का प्लस का n1 m2 बिलोंग्स टू Z। तो ये बन गई कंडीशन। यह कंडीशन हो गई आपकी समृद्धता की, तो हम कह देंगे अतः J प्लस हुआ डॉट के लिए समृद्ध है। तो यानी हम योग और गुणन दोनों के लिए इसको समृद्ध सिद्ध कर चुके हैं। दूसरी बात, ये जो J है ना, सेट J ये सबसेट ऑफ C है, यानी J जो गौसीय पूर्णांकों का समुच्चय है वह कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है C उसका सबसेट है, यानी ये कह सकते हैं J सबसेट ऑफ C, और C जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है वह योग और गुणन के लिए साचर्य नियम का पालन करता है और बंटनता का भी पालन करता है। तो फिर J सबसेट C होने की वजह से J भी योग और गुणन के लिए साचर्यता का पालन करेगा। हम ये कह सकते हैं चूंकि सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय योग व गुणन के लिए साहचर्य कॉमा क्रमन्वय तथा बंटनता का पालन करता है। साचर्य क्रमन्वय तथा बंटनता का पालन करता है। एवं J C का उपसमुच्चय है। तब J भी साहचर्य कॉमा क्रमन्वय
वह बंटनता का पालन करेगा। अब देखिए आपने यहां गुणन के लिए और योग के लिए साचर्य और क्रम में और तीसरा बंटनता, इन कंडीशन को सेटिस्फाई किया। जैसे इन कंडीशंस को सेटिस्फाई किया आपने, तो अब हम बात करेंगे यहाँ तत्समक की। तत्समक के बाद चर्चा करेंगे प्रतिलोम की, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लें इसका, और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताएं। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताएं। अभी थोड़ी देर पहले कितनों ने ज्वाइन कर रखा था ये? अभी तो थर्ड ईयर पे ही थे ना, 15 मिनट की जो 10 मिनट की कितने ज्वाइन कर रखा था? अरे कुछ बोल भी दिया करो भाई कमेंट बॉक्स में। ऑर्डर है ना, कट जाएगा। रिपीट करने की बात कर रहे हैं तो आप देखिए ये जो सेट है J इक्वल टू M प्लस आयोटाइन Mn बिलोंग्स टू Z, तो इस J के कोई भी दो एलिमेंट लिए हमने, एक तो M1 प्लस आयोटा N1, दूसरा M2 प्लस आयोटा N2, जो कि J के एलिमेंट हैं। अब इन दोनों को हमने ऐड किया। भाई समृत बता रहे हैं ना, तो समृतता की कंडीशन होती है, आप ये जानते हैं समृतता की कंडीशन होती है कि अगर x J का एलिमेंट है, y J का एलिमेंट है, तो फिर x प्लस y है वो भी J का एलिमेंट हो तो हम कह देंगे योग के लिए समृत है। ऐसे ही अगर x y J के एलिमेंट है और x इंटू y है वह भी J का एलिमेंट हो जाए तो कह देंगे गुणन के लिए समृत है। तो इसमें ये दोनों एलिमेंट्स M1 प्लस आयोटा N1 और M2 प्लस आयोटा N2, इन दोनों को लिखा हमने यहाँ, और जैसे ही दोनों को लिखा तो जोड़ करके हमने रियल में जोड़ा और इमेजिनरी कॉमन लेकर के आयोटा और N1 को N2 में जोड़ा, तो ये J का एलिमेंट होगा, क्योंकि दो M1 और M2 जो यहाँ Z के जो मेंबर हैं, या ये कहें Z के जो एलिमेंट हैं, M1 M2 Z के एलिमेंट हैं। Z यानी पूर्णांक है, तो M1 प्लस M2 करोगे तो भी Z का एलिमेंट होगा, यानी दो पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक होता है। वैसे ही यहाँ गुणन के लिए किया तो गुणा करने पर ये कंडीशन बनी जिसमें से आयोटा को कॉमन ले लिया। अब आपने देखा कि M1 M2 माइनस N1 N2, M1 M2 माइनस N1 N2 हैं, इनमें आपने अरे सुनो, हाँ ऊपर दे जाओ, ऊपर दे जाओ। तो जिस तरह से आपको बताया कि योग और गुणन के लिए ये समृत हो गई। गुणन के लिए क्या है, हमने बताया M1 M2 दो इंटीजर हैं, तो फिर M1 इंटू N2 करोगे तो भी क्या है, ये Z में ही होगा, और फिर M1 M2 Z का एलिमेंट और N1 N2 है ये भी Z का एलिमेंट, घटाओगे तो भी एक पूर्णांक ही होगा ना, यानी M1 और M2 दोनों इंटीजर हैं, पूर्णांक हैं, उनका गुणा करने पर पूर्णांक होगा। ऐसे ही N1 N2 है ये भी पूर्णांक होगा, और इनको घटाया जाए तो भी ये पूर्णांक ही होगा, इसीलिए ये Z में होगा और ये भी टर्म है वो Z में होगी। तो योग और गुणन के लिए हमने ये समृत सिद्ध कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ कि J प्लस और डॉट के लिए समृत हो गया, ये लिख दिया। लेकिन अब हम यहाँ बात करें कि हम जानते हैं कि समय संख्याओं का जो समुच्चय होता है
यानी जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, वो है योग और गुणन के लिए योग और गुणन के लिए साचर्य होता है और क्रमन्वय और बंटनता इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं, कि जब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, यही साचर्य क्रमन्वय और बंटनता को सेटिस्फाई करता है, तो फिर जे तो सबसेट ऑफ सी है ना, तो इसका मतलब जे है वह भी योग और गुणन के लिए साचर्य क्रमन्वय और बंटनता का पालन करेगा। अब आपसे कहा था इसका स्क्रीनशॉट लें और अब हम बात करेंगे इसमें सबरी। तो इसमें स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा इसका। यहां हम तत्समक की और प्रतिलोम की बात करेंगे, वो भी योग और गुणन के लिए। तो अभी तक आपने जो चर्चाएं की हैं, साइड में हम बता भी रहे हैं आपको कि कितने पॉइंट्स के बारे में बात कर ली। तो आप इसमें एक तो योग के लिए साचर्य, एक योग के लिए समृत हो गया, साहचर्य हो गया। दूसरा गुणन के लिए भी साचर्य हो गया, समृत हो गया और साचर्य हो गया गुणन के लिए। और तीसरा है बंटनता। तो आप बंटनता भी बता चुके हैं, लेकिन अभी योग के लिए हमें तत्समक चाहिए। तो तत्समक की डेफिनेशन होती है कि ये ए एलिमेंट है, इसमें हम क्या ऐड करें कि ए ही आ जाए, तो जीरो ऐड कर देना। ए में हम क्या ऐड करें कि ए ही आ जाए, तो ए में जीरो ऐड कर दें। तो हम यहाँ ये कहेंगे चूंकि एम प्लस आयोटा एन बिलोंग्स टू कैपिटल जे का तत्समक अवयव 0 प्लस 0 आयोटा बिलोंग्स टू कैपिटल जे है, क्योंकि देखिए एम प्लस आयोटा एन का जो तत्समक है ना, प्लस ऑपरेशन के लिए का योग के लिए तत्समक अवयव 0 प्लस 0 आयोटा है, क्योंकि या ये कह सकते हैं आप अर्थात, अच्छा देखो 0 प्लस 0 आयोटा तो है, लेकिन ये जे में बिलोंग करेगा ना, तत्समक है तो बिलोंग्स टू जे है। लेकिन यहां हम इसके बारे में अगर चर्चा करें कि जो जे का एलिमेंट ये बना हुआ है, ये इस तरह से लिख सकते हो, अर्थात एम प्लस आयोटा एन है, इसमें हम अगर 0 प्लस 0 आयोटा जोड़ें तो देखिए रियल पार्ट में रियल जोड़ोगे यानी एम में 0 जोड़ोगे तो एम आएगा, प्लस आयोटा कॉमन लेकर के एन में 0 जोड़ोगे तो एन ही आएगा, आयोटा कॉमन। तो यानी आपने इस 0 प्लस 0 आयोटा को राइट में लिखा इस एम प्लस आयोटा एन के, तो इतना आया। या फिर आप इसको 0 प्लस 0 आयोटा को लेफ्ट में लिखो तो भी यह इतना ही आएगा। इस आधार पर हमने कह दिया ये कि जो जे है वह योग के लिए तत्समक है जे में। ऐसे ही गुणन की बात करें तो गुणन के लिए बात करें तो इसमें गुणन के लिए जो प्रतिलोम होगा, सॉरी तत्समक होगा, गुणन के लिए तत्समक अवयव गुणन के लिए तत्समक की जो कंडीशन होती है वो कुछ इस तरह से है कि ए में हम कितने का गुणा करें कि ए ही आ जाए, तो 1 से करना होता है ना। तो इसका मतलब हुआ कि 1 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं बिलोंग्स टू जे। गुणन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0 आयोटा, तत्समक अवयव 1 प्लस 0 आयोटा बिलोंग्स टू जे है, अर्थात
अगर हम m प्लस आयोटा n में गुणा करें कितने का, 0 प्लस 0 आयोटा का, सॉरी 1 प्लस 0 आयोटा का, तो आप देखेंगे m प्लस आयोटा का, m प्लस आयोटा n का 1 से गुणा करें तो m प्लस आयोटा n आएगा, लेकिन m प्लस आयोटा n का 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो आप इस 1 प्लस 0 आयोटा का राइट साइड से मल्टीप्लाई करो या लेफ्ट से करो, यानी 1 प्लस 0 आयोटा इंटू m प्लस आयोटा n लिखें इस तरह से, तो बात बराबर ही रहेगी। तो हमने ये कह दिया कि इसमें गुणन के लिए तत्समक 1 प्लस 0 आयोटा विद्यमान है। अब प्रतिलोम की बात करेंगे योग के लिए, तो आप देखेंगे यहाँ, अच्छा एक बात और, यहाँ आपने गुणन योग के लिए क्या है, साहचर्य भी सिद्ध कर दिया ना, सॉरी क्रमनिर्णय, योग के लिए क्रमनिर्णय के बारे में बता दिया ना पहले ही पॉइंट में। और अभी आपने तत्समक के बारे में चर्चा की, यहाँ तत्समक इसके लिए भी और तत्समक इसके लिए भी, योग और गुणन के लिए तत्समक हो गया, और अभी जैसा कि कहा आपको क्रमनिर्णय भी हो गया, क्रमनिर्णय भी हो गया। अब देखिए आप इसमें प्रतिलोम के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको जो सिद्ध करना है समृद्ध साहचर्य तत्समक क्रमनिर्णय, और अभी यहाँ प्रतिलोम और आ जाए वलय सिद्ध करने के लिए आपको जो जरूरत पड़ेगी, अभी देखो प्रतिलोम हमने सिद्ध नहीं किया है ना, इसको प्रतिलोम सिद्ध करने के लिए समृद्ध साहचर्य तत्समक और क्रमनिर्णय ये सिद्ध कर दिए, इधर समृद्ध साहचर्य ये भी सिद्ध हो गई, इधर बंटनता हो गई, तो वलय तो हो जाएगी। बस एक तत्समक और बता देना योग के लिए, इसलिए अगर हमने योग के लिए तत्समक योग के लिए अगर हम प्रतिलोम और बता दें तो हम कह देंगे कि जो जे है, जो सेट जे है वह एक वलय होगी। बाद में हम पूर्णांकीय प्रांत और ये जो क्षेत्र है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक काम और करते हैं कि जो योग के लिए जो प्रतिलोम है उसके बारे में, योज्य प्रतिलोम के बारे में चर्चा करें। माना m प्लस आयोटा n बिलोंग्स टू कैपिटल जे के लिए माइनस m माइनस का आयोटा n लें। देखिए m प्लस आयोटा n बिलोंग्स टू जे के लिए माइनस m माइनस आयोटा n बिलोंग्स टू जे होगा, क्योंकि m प्लस आयोटा n, या ये कह दें के लिए माइनस m माइनस आयोटा n बिलोंग्स टू जे, या माइनस m माइनस आयोटा n जे में योग के लिए प्रतिलोम है। अर्थात ये प्रतिलोम इसलिए है क्योंकि प्रतिलोम की डेफिनेशन जो होती है वह कुछ इस तरह से है कि a में हम क्या जोड़ दें कि तत्समक आ जाए 0, a में हम क्या जोड़ दें कि तत्समक आ जाए 0, तो आप जानते हैं कि माइनस a जोड़ दो तत्समक 0 बन जाएगा। तो यहाँ m प्लस आयोटा n है, इसमें अगर हम माइनस m माइनस आयोटा n जोड़ें तो जो तत्समक है 0 प्लस 0 आयोटा बन जाएगा योग के लिए, जो तत्समक है 0 प्लस 0 आयोटा बन जाएगा। अब इसको आप राइट में जोड़ो या लेफ्ट में जोड़ो, बात एक ही रहेगी। तो माइनस m माइनस आयोटा n प्लस में m प्लस आयोटा n, तो हमने कह दिया कि जे में योज्य तत्समक का अस्तित्व है, अतः जे में अयोज्य तत्समक का अस्तित्व है। अभी तत्समक के बारे में बता दिया, तो हम यह कह सकते हैं कि जो जे है वह एक वलय होगी, जो जे है वह एक वलय है। तो आपने क्या है कि समृद्ध को सेटिस्फाई कर दिया, साहचर्य को बता दिया, तत्समक बता दिया, प्रतिलोम क्रमनिर्णय योग के लिए बता दिए। यहाँ समृद्ध साहचर्य बता तो आपने तत्समक भी दिया है, लेकिन योग गुणन के लिए समृद्ध साहचर्य हो गया। तीसरा ये बंटनता भी हो गई, तो यानी वलय की जो कंडीशन है उनको सेटिस्फाई किया। तो हम ये कह सकते हैं तब जे एक वलय है, क्योंकि आपको पूर्णांक के प्रांत भी बताना है अभी, है कि नहीं।
इसके साथ साथ क्षेत्र भी सिद्ध करना है कि नहीं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, आप सभी को यह पता होना चाहिए कि इसमें पूर्णांक के प्रांत सिद्ध करते हैं। तो पूर्णांक के प्रांत सिद्ध करने के लिए कोई भी वलय होनी चाहिए। तो वलय होगी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, लेकिन उसमें क्रमन में होना चाहिए। पूर्णांक के प्रांत सिद्ध करने के लिए पूर्णांक के प्रांत की जो डेफिनेशन थी, कोई वलय जो शून्य भाजक रहित क्रमन में और तत्समक ही हो। तो देखिए आपने तत्समक सिद्ध कर दिया है पहले ही इसमें, अभी क्रमन में भी बता दिया है इसमें। अब रह रहा है पूर्णांक के प्रांत सिद्ध करने के लिए शून्य भाजक रहित। तो शून्य भाजक रहित सिद्ध करने के लिए कंडीशन होती है, शून्य भाजक रहित सिद्ध करने के लिए कंडीशन होती है कि a डॉट बी है वो 0 हो, तब या तो a 0 हो या फिर b 0 हो। यानी a डॉट बी इक्वल टू 0 होगा यदि या तो a 0 हो और या फिर b 0 हो, यानी दोनों में से कोई एक 0 हो। तो इसे हम शून्य भाजक रहित सिद्ध करेंगे, तब हम बताएंगे कि पूर्णांक के प्रांत होगा या नहीं होगा। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, सभी स्क्रीनशॉट लें इसका। तो इसमें जैसा कि आपको बताया हमने यहाँ शून्य भाजक रहित बताने के लिए कि कोई भी दो संख्याओं का योग 0 तभी हो जब या तो a 0 हो और या फिर b 0 हो। लेकिन आप जानते हैं आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी दो अशून्य संख्याओं सॉरी तो इसमें जैसा कि आपको बताया शून्य भाजक रहित होने के लिए कि a डॉट बी इक्वल टू 0 तभी हो जब या तो a 0 हो या b 0 हो। तो आप समझेंगे कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2, इनका डॉट तभी 0 होगा। यानी कोई भी दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन तभी 0 होता है जब या तो पहली संख्या 0 हो या दूसरी हो। यानी हम अगर संक्षिप्त में ये कहें कि किन्हीं भी दो सम्मिश्र दो अशून्य सम्मिश्र संख्याओं का, अशून्य मतलब Z1 और Z2 0 नहीं हो, तो दो किन्हीं दो अशून्य सम्मिश्र संख्याओं का गुणन कभी भी शून्य नहीं होता। तो हम लिख सकते हैं यानी दो अशून्य सम्मिश्र संख्याओं का गुणन कभी भी 0 नहीं होता, अर्थात 0 होगा तो तभी होगा जब कोई एक उनमें से 0 होगी। तो हम ये कह सकते हैं यहां जो कि किन्हीं भी दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन कभी भी शून्य नहीं होता। अर्थात Z1 इंटू Z2 इक्वल टू 0, Z1 इंटू Z2 कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू 0 तभी होगा जब या तो Z1 इक्वल 0 या फिर Z2 इक्वल टू 0 हो। तो ये कंडीशन तो बन गई यहां शून्य भाजक रहित की। तो हम ये कह सकते हैं तब वो जो J है तथा J सबसेट C है, C4 कॉम्प्लेक्स नंबर J सबसेट C है, तब J शून्य भाजक रहित होगा। J शून्य भाजक रहित होगा अगर J को हमने शून्य भाजक रहित सिद्ध कर दिया, J है वह शून्य भाजक रहित है,
तब जे एक पूर्णांकीय प्रांत होगा। जे क्या है? पूर्णांकीय प्रांत होगा। अब देखो आपने पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध कर दिया, शून्य भाजक रहित हो गया तो पूर्णांकीय प्रांत हो गया। लेकिन अभी हमें क्षेत्र बताना है। क्षेत्र बताने के लिए 5 कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए और 5 ही ये। इनमें आपने समृत बता दिया, साचर्य बता दिया, तत्समक बता दिया, क्रमनिवय में बता दिया, 4 बता दी। लेकिन अभी प्रतिलोम रह रहा है बस। तो इस प्रतिलोम को सिद्ध करेंगे गुणन के लिए। तो गुणन के लिए प्रतिलोम बताने के लिए, गुणन प्रतिलोम के लिए अगर हम चर्चा करें, माना इस m प्लस जे के कोई भी 2 एलिमेंट लें, माना m प्लस आयोटा n बिलोंग्स टू कैपिटल जे है, तब इसका गुणन प्रतिलोम 1/m प्लस आयोटा n होना चाहिए या इतना होगा। लेकिन देखिए गुणन प्रतिलोम इतना आपने जैसे लिखा है 1/m प्लस आयोटा n, ये बनेगा। गुणन प्रतिलोम है तो 1 कर देते हैं ना। लेकिन इसकी कैलकुलेशन की जाए, लेकिन इसकी कैलकुलेशन की जाए तो आप पाएंगे कि ऊपर नीचे m माइनस आयोटा n से गुणा कर दें परमेयीकरण, तो नीचे बनेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। और इस m स्क्वायर n स्क्वायर को अलग अलग डिवाइड, यानी m और n को अलग अलग डिवाइड करें इससे, तो ये बनेगा m अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस आयोटा n अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, जो कि जे में नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू जे। अब ये जे में क्यों नहीं है? अब यह जे में क्यों नहीं है, इसका भी कारण है, क्योंकि आप समझेंगे इसमें, क्योंकि m अपॉन में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर तथा, या इसी को लिखो पहले, नॉट बिलोंग्स टू जेड, तथा n अपॉन में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर नॉट बिलोंग्स टू जेड। यानी m अपॉन में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर यह भिन्न बनी, और भिन्नांक जेड में नहीं होते। पूर्णांक जो जेड है इसमें तो पूर्णांक ही होते हैं ना। ये तो भिन्नांक बना जो कि जेड में नहीं होगा, ऐसे ही ये भी भिन्नांक बना जो कि यह भी जेड में नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये कंडीशंस नहीं होंगी, अगर ये दोनों ही कंडीशंस नहीं होंगी, तो दोनों, क्या हम प्रतिलोम की बात कर रहे हैं ना गुणन के लिए, अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो फिर जो फील्ड है उसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तब फील्ड नहीं होगा ना ये। तो लिख सकते हैं हम इसको, तब जे एक क्षेत्र नहीं है, तब जे एक क्षेत्र नहीं होगा। यानी गाउसीय पूर्णांकों का जो सेट है वह रिंग होता है, इंटीजर डोमेन है वो भी होता है, और फील्ड है वह नहीं होता। अब अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट्स में बताएं। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करें। ये बीएससी 3rd ईयर 4, 6, 7 ऐसे कैसे हो सकता है? 21-22 मिनट पे तो तब ज्वाइन किया था हमने। 21-22 मिनट में किया था, 6 मिनट की वीडियो थी वो।
अरे तो मैडम वीडियो क्यों देख रही हो? हमने 7-8 मिनट तो लेट किया था क्लास को स्टार्ट। मुझे नहीं पता सर, इसमें ऐसे करता है। अभी तो है, अभी नोटेड की और तो चल तो रहा है तो टाइम आउट ना हुआ है। मेरा अनुमान सही है ना? देख लो 9 मिनट की 48 है तो कम से कम 3 मिनट तक ही जो रहेगा हो रहा है वो पूरा। अब देखिए इसमें हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये आपकी बुक में एक तो एग्जाम्पल रहेगा 6 नंबर का है और इसी टाइप से एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है। तो टाइम आपका इस मीटिंग का कम रह जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है इसमें कि जिस क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं आपसे, उसको आप बाद में कर लोगे या फिर कल की मीटिंग में करा दिया जाएगा कंप्लीट। सारे एग्जाम्पल्स आपको करने हैं, बुक में जितने भी दे रखे हैं। अगर इसमें से छोड़ना चाहो तो एग्जाम्पल नंबर जो 7 है उसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये है वास्तविक संख्याओं, यानी ये दे रखा है ए बी सी रियल नंबर हैं, ए बी सी हैं वो रियल नंबर हैं। और इसमें जो ऑपरेशन डिफाइन कर रखे हैं a प्लस वी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 1, और डॉट जो ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन के लिए a डॉट बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी, तो आपसे प्रूफ करवाया है। तो सिद्ध करना है हमें r प्लस डॉट एक फील्ड है, यानी इसको क्षेत्र सिद्ध करना है। क्षेत्र बताने के लिए आपको थोड़ी देर पहले ही हमने बताया कि योग के लिए, गुणन के लिए, दोनों के लिए साचर्य सिद्ध करना होगा। अब यहाँ समरस सिद्ध नहीं करना है क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी तो आपको दे ही रखी है। तो यहाँ हम साचर्य की बात करेंगे। साचर्य में कोई भी 3 एलिमेंट लेके चलते हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो ये बनना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी। तो आप इसमें देखेंगे कि जो ए प्लस बी है वो है यहाँ ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी माइनस 1, यानी दोनों को ऐड करो उसमें से -1 और कर दो, और इसके साथ साथ प्लस में सी और है। अब आप देखेंगे इसमें कि a प्लस बी माइनस 1 प्लस सी है ना, तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग a और b दोनों ऐड हो रहे हैं, उसमें से -1 कम हो रहा है, तो a की जगह ये पूरा ब्रैकेट लेंगे और b की जगह अपने पास c। तो a प्लस बी माइनस का 1, इसमें आप ऐड करेंगे c और फिर -1 करेंगे, तो यह बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी -1 -2 हो जाएगा ना। ऐसे ही a प्लस बी प्लस सी RHS जो बनता है उसको लेके चलें, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दें, तो यह बनेगा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है तो b प्लस सी -1 होगा ना, b प्लस सी -1 इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, या ये जो बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा b प्लस सी -1। अभी दोबारा से लगाओगे इसमें प्लस ऑपरेशन तो a और ये b दोनों ऐड होंगे, यानी a प्लस बी प्लस सी -1 और फिर -1 और होगा, तो यह बन गया a प्लस बी प्लस सी -2। इसको सेकंड नंबर डाल दें तो आप देखेंगे कि 1 व 2 से RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होंगे। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही क्या है मल्टीप्लिकेशन के लिए बात करें, a डॉट बी डॉट सी, तो आप देखेंगे a डॉट बी का मतलब है पहले a और b ऐड हो रहे हैं, बाद में इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर के माइनस किया जा रहा है, तो यहाँ भी a डॉट बी का मतलब a प्लस बी माइनस ए बी, साथ में डॉट सी और है, तो ऐसे समझेंगे आप ये टोटल टर्म है वो a की जगह है, बाद में ये b है, तो पहले तो दोनों क्या ऐड होते हैं बाद में माइनस होते हैं,
तो यहाँ a प्लस बी माइनस ए बी में आपको c जोड़ना है, फिर माइनस करना है इसको, a प्लस बी माइनस ए बी डॉट सी, इन दोनों का गुणा करके माइनस करना होगा ना, यह बन जाएगा a प्लस बी माइनस ए बी प्लस का c माइनस का ए सी माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस ए बी सी, ये रहा। इसको आप कोई भी क्वेश्चन डाल दो, नंबर 3 डाल दिया, जैसे कि अभी राइट साइड जो लेके चलेंगे तो वो बनती है a डॉट बी डॉट सी होनी चाहिए ना, तो यहाँ a डॉट बी डॉट सी का मतलब हुआ b प्लस सी माइनस बी सी। अब इसमें भी रूल्स लगाएं, तो a की जगह तो ये है ही, b की जगह ये टर्म, तो पहले दोनों ऐड होते हैं ना, a प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी, और माइनस करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस a डॉट बी प्लस सी माइनस बी सी, यह बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस ए बी सी। इसको नंबर 4 डाल दें तो आप देखेंगे कि समीकरण जो बने हुए हैं 3 व 4 से, तो आप देखेंगे कि RHS जब इक्वल है ये, तो फिर LHS भी इक्वल होंगे, यानी a डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू a डॉट बी डॉट सी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि R में प्लस ऑपरेशन और ये जो डॉट ऑपरेशन है ये बाइनरी हैं और एसोसिएटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अतः कैपिटल R में संक्रिया प्लस व डॉट साहचर्य हैं। अभी आपने योग और गुणन के लिए साहचर्य सिद्ध किया है, और अभी योग के लिए तत्समक निकालेंगे। तो देखिए, जैसे ही मीटिंग अगर कंप्लीट होती है तो बची हुई क्लास आपकी कल रखी जाएगी। तो योग के लिए तत्समक की बात करें हम, माना A बिलोंग्स टू कैपिटल R के लिए तत्समक या योज्य तत्समक X बिलोंग्स टू कैपिटल R है, तब तत्समक की कंडीशन होती है कि अगर तत्समक X है तो A में X जोड़ो, A आना चाहिए, या X में A जोड़ो। इसका मतलब हुआ A प्लस एक्स इज इक्वल टू ए, इसको लेके चलें तो A से A कैंसिल, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 आएगा। लगेगा तो निरसन नियम, क्योंकि a प्लस 0 करोगे ना तब कैंसिल होगा निरसन नियम से, तो x इज इक्वल टू 0 आएगा। पर आप इस तरह लिख सकते हो, तो इसका मतलब जो x है वो 0 आया, और 0 क्या है, यहाँ रियल नंबर ही तो हुआ ना, और ये रियल नंबर हो गया x का मान। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः R में योज्य तत्समक 0 है। अभी क्या है, आपने तत्समक है इसका अस्तित्व बताया, इसके बाद प्रतिलोम का अस्तित्व बताएंगे, लेकिन ये कल करेंगे। वार्निंग सी देते रहें, जैसे वहाँ पे मिलिट्री में जाते ना, उनके काजे बॉर्डर पे खड़े रहे तब लोग कहें कि हाँ सावधान। तो कहाँ